हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश वर्णवाल एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पेड बैच के क्लास में जब हमने भारतीय संविधान के संबंध में 3 जो है वो क्या की वीडियोस अपलोड किए, तो उसके संबंध में हमने जो कमेंट्स देखे, उस कमेंट्स में इस बात का बारंबार उल्लेख था कि वास्तव में जो हमने भाग 4 तक अपलोड वीडियोस हमने पब्लिक मोड में किया है, लॉकडाउन के दौरान सारे बच्चों ने यही कहा कि सर उसके आगे से पढ़ाइए, उसका दोबारा जो रिपीटेशन ना करिए। तो मैंने इसमें एक मध्यम मार्ग का पालन किया और हमने ये सोचा कि इसमें जो भाग 4 तक हमने पढ़ा लिया है, अभी जो है हम लोग क्या करेंगे, उसका एक रिवीजन करेंगे। और रिवीजन का जो तरीका होगा वो तरीका होगा कि उसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल हैं, उन सवालों के माध्यम से हम उन सारे चैप्टर्स का रिवीजन करेंगे। तो आज की इस क्लास से हम सब जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो हमने आपको प्रॉमिस किया था कि जो 2500 रुपए का जो कोर्स है उसमें जो है बहुत सारे मॉक टेस्ट होंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप्स के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन विभिन्न चैप्टर्स को हम सब कॉन्सेप्चुअली जो है वो क्या है कि उसको समझेंगे और फिर उस चैप्टर से पूछे गए जो सवाल हैं उन सवालों को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो भारत के संविधान में अब तक हमने भाग 4 तक वीडियोस जो है अपलोड कर लिए, ठीक है, और कई वीडियोस इसके संदर्भ में बनाए गए, उसमें बहुत सारी बातें हमने आपको समझाई, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, उन सारे कॉन्सेप्ट्स को हमने समझाया। तो आज के इस क्लास से हम एक नए तरीके से भारत के संविधान को पढ़ने की कोशिश करेंगे और ये तब तक चलेगा जब तक कि भाग 4 खत्म ना हो जाए। और भाग 4 के समापन के पश्चात फिर अगला जो चैप्टर्स होगा उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर उसके ऑब्जेक्टिव टाइप्स के सवाल समझेंगे। इसलिए जो भी बच्चे इस वीडियो से या इस कह सकते हैं कि चैप्टर से आप हमसे जुड़ रहे हैं, मैं आपसे इस बात का रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले भारत के संविधान के भाग 4 तक यानी 51 का तक की अगर हम बात करें, 51 का में हमने जो कह सकते हैं कि मूल कर्तव्य के संबंध में आपको जानकारी दी थी, वही हमारा लास्ट वीडियो जो पब्लिक मोड में डाले गए थे और उसको आपको जो है वो क्या है कि रिवीजन करना और फिर हमारे सारे सवालों को जो है वो क्या है कि उसको टैकल करना है। अब यहां पे देखिए, इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पब्लिक मोड में आप हमको इस वीडियो के थ्रू देख रहे होंगे। बहुत सारे बच्चों को शायद पता नहीं होगा, लेकिन मैं एक पेड क्लास जो है वो स्टार्ट कर चुका हूं, ठीक है, उससे संबंधित जो है जो कि भारत के इतिहास से संबंधित है और साथ में भारत के संविधान से संबंधित है। और इसमें 3 वीडियोज अब तक जो है हमने पब्लिक डोमेन में अपलोड किए हैं, ठीक है। तो जिनको वास्तव में ज्वाइन करना है वो कृपया कर तुरंत जो है वो ज्वाइन कर लें, क्योंकि इसके बाद से फिर क्या है कि वीडियोज पब्लिक डोमेन में नहीं जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद इसमें कुछ बातें और भी मैं आपको बतलाना चाहता हूं। जो पूरा पेड कोर्स जो है वो करना चाहते हैं, जो कह सकते हैं हिस्ट्री एंड कॉन्स्टिट्यूशन दोनों करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। और इसमें जो भी यहां पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया जाएगा वो उसी में इंक्लूड होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो ये सोचते होंगे कि सिर्फ और सिर्फ हमें रिवीजन के लिए जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स के जो क्वेश्चंस होंगे, जो मॉक टेस्ट सीरीज होंगे, वो अगर सिर्फ अटेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर एक अलग फीस है। और वो फीस क्या है, इसके बारे में आप जो है वो क्या है कि वीडियोस में आप देखे होंगे, शुरू में आपने देखा होगा कि उसके सारे में पूरा डिस्क्रिप्शन जो है वो दिया हुआ है। तो जो सिर्फ जो है अगर मॉक टेस्ट सीरीज को अटेंड करना चाहते हैं तो उसकी फीस को आप जो है वो क्या है जमा करके आप मॉक टेस्ट जो है वो देख सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप पूरा जो है, अगर मैं चाहूंगा कि आप हिस्ट्री एंड पॉलिटी का पूरा जो है वो कोर्स ज्वाइन करिए, ताकि उसमें कॉन्सेप्ट का भी वीडियोस मिले और साथ में हर एक चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस भी आप तक जो है पहुंच पाएंगे। और ऐसे लगभग हम सब जो है करीब करीब 50 मतलब 100 मॉक टेस्ट दोनों मिलाकर हम लोग करने की कोशिश करेंगे। और हर एक मॉक टेस्ट में 25 क्वेश्चंस होंगे, तो करीब करीब हम लोग 2000-2500 क्वेश्चन से गो थ्रू होंगे और सारी चीजों का कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को समझाएंगे, फिर उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो फैक्ट्स है वो फैक्ट्स बताएंगे, फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो क्वेश्चंस भी अगर हम सॉल्व कर लेंगे और साथ में जो हमारे बुक्स जो आप तक पहुंचे होंगे वो पढ़ लोगे, तो वास्तव में अब आपको क्या चाहिए। और ये ध्यान रखिएगा, इतनी चीजें अगर आप कर लेते हैं तो फिर हमें नहीं लगता है कि आपसे कोई क्वेश्चंस जो है वो छूट पाएगा। तो पूरा एक साइंटिफिक जो है तरीके से एक कह सकते हैं कोर्स जो है, एक पाठ्यक्रम, एक कह सकते हैं कि उसका पूरा पैकेज जो है वो एकदम बंधा बनाया आपको मिल रहा है। इसलिए जिनको लगता है कि इस बैच को ज्वाइन करने से आपको फायदा हो सकता है तो वो अवश्य जो है वो जुड़े। और
जल्द से जल्द जुड़े और ये मत सोचिए कि पब्लिक डोमेन में क्लास जो है वो आ ही रहे तो फिर हमें एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है। और साथ में जिन्होंने एडमिशन ले लिया है वो कृपया कर ना घबराएं, उनके जो है वो ऐसा मत समझिएगा कि पैसा हमने ले लिया और पब्लिक डोमेन में ही जब देना था तो फिर हमें एडमिशन लेने का मतलब क्या है। ये सब कुछ दिन की बात है, बस सारी चीजें अभी आप समझ रहे, पूरा प्रिपरेशन चल रहा है, उसका एक प्लेटफॉर्म जो है तैयार किया जा रहा है, ऐप तैयार किया जा रहा है, टेलीग्राम चैनल तैयार हो रहा है, सारी चीजें तैयार हो रही है। वो सारी चीजें तैयार होने के बाद फिर वो सारी चीजें, तो फिलहाल अगर कुछ वीडियोस जा रहे हैं तो उसको जाने दीजिए। तो फिलहाल आज की इस क्लास से हम लोग जो है भारत के संविधान का जो अध्ययन है वो अध्ययन हम करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। ठीक है, हम लोग प्रश्नों के माध्यम से उन सारे संविधान के जो कॉन्सेप्ट है, उनसे जुड़े हुए जो फैक्ट्स है, उन सारे फैक्ट्स को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको ज्वाइन अवश्य करनी चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल चलिए अब जो है हम लोग बोर्ड की ओर चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि वास्तव में कैसे हमने प्रश्नों के माध्यम से आपको कॉन्सेप्ट देने की तैयारी की है। और ये ध्यान में रखिएगा, सबसे पहला जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया है वो है भारत का जो नेशनल सिंबल है, नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि भारत का राष्ट्रगान क्या है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है। हम लोग सबसे पहले हमने ये सोचा कि ठीक है, ये मैंने अलग से आपको वीडियोस में नहीं पढ़ा है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मुझे लगा कि सबसे पहले इसी से शुरुआत करनी चाहिए। ठीक है, और इसमें आज के इस क्लास में हमने 25 क्वेश्चन जो है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेलेक्ट किया है। बहुत सारे नए क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन मात्र 25 हैं, लेकिन इसमें मैं आपको जो बताऊंगा पूरे कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा, पूरे फैक्ट्स को ध्यान से समझिएगा, और मैं जितनी बातों को बताऊंगा अगर आपने उसको सही तरीके से आत्मसात कर लिया तो एक 25 क्वेश्चंस में आप 100 क्वेश्चंस के जवाब देने की स्थिति में होंगे। और ये पूरे कोर्स जिसने किया वो खुद ये महसूस करेंगे जब आपको एग्जाम्स दोगे तो एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको आप कितने आसानी से जो है टैकल कर ले रहे हैं। तो फिलहाल चलिए आज के इस क्लास से हम सब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहला जो चैप्टर है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है और उससे संबंधित 25 क्वेश्चंस पर आज हम सब डिस्कशन करेंगे। तो देखिए ये भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है और इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल संथाली भाषा में भारत को क्या कहा गया है। ठीक है, यहां पे देखिए कई तरह के सवाल है जो आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहली बात जो समझनी है वो 8वीं अनुसूची। इसमें यह ध्यान रखिएगा वर्तमान समय में भारत में टोटल अनुसूचियों की संख्या जो है वो कितनी है, 12। ठीक है, 12 अनुसूची है, लेकिन जब भी आपसे सवाल पूछा जाएगा कि मूल संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, 8 थी। ठीक है, कुल मूल संविधान की अनुसूचियों की संख्या जो है कितनी थी, 8 थी, लेकिन वर्तमान समय में टोटल अनुसूचियों की संख्या जो है वो कितनी है, 12 है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा जब हमारे देश का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था तो उसमें 22 भाग शामिल थे, उसमें 395 अनुच्छेद थे और टोटल जो अनुसूचियों की संख्या थी वो कितनी थी, 8 थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ी। ठीक है, इसमें से देखिए 8वीं अनुसूची की बात की जा रही है। ठीक है, यहां पर यह देखना है कि हमने एक वीडियो जो है वो क्या है कि बनाए हैं, इस पर आप लोग रिवीजन करिएगा कि केवल अनुसूची पर एक वीडियोस अलग से बने हुए हैं, इसलिए वो वीडियोस भी देखिएगा और साथ में इसके बारे में, और बार बार मैं आपको बतलाता रहूंगा कि इस वीडियोस में ये है, इस वीडियोस में ये है, और यही जो है इस तरह से पूरे जो है अगर सिस्टमेटिक वे में आप प्रिपरेशन करोगे तो निश्चित रूप से बहुत ही जो है वो क्या है कि प्रिपरेशन शानदार होगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए 8वीं अनुसूची की अगर हम बात करें, आपको मालूम होगा उसके पहले की एक अनुसूची की बात करें, 7वीं अनुसूची में भारत में कह सकते हैं कि विषयों का जो बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच हुआ है उसकी 7वीं अनुसूची में जिक्र मिलता है। ठीक है ना, इसके बाद अगर आप पहली अनुसूची की बात करेंगे तो उसमें यूनियन और जो है कह सकते हैं संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में जानकारी मिलती है। इसी प्रकार दूसरे में वेतन के बारे में, तीसरे में शपथ ग्रहण के संबंध में, चौथे में राज्यसभा में सीटों के आवंटन के बारे में, 5वीं और 6ठी अनुसूची में पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्य के अनुसूचित जाति और जनजातीय जो क्षेत्र है उसके संबंध में जानकारी मिलती है। 7वीं अनुसूची की अगर बात करें तो उसमें केंद्र और राज्य के बीच में विषयों के बंटवारे की जानकारी मिलती है।
अब रही बात आठवीं अनुसूची में, तो आठवीं अनुसूची में क्या है कि कुल कह सकते हैं कि मान्यता प्राप्त वर्तमान समय में भाषाओं की जो संख्या है वो 22 है, लेकिन जब मूल संविधान की बात आएगी तो उसमें कुल 14 भाषाओं को शामिल किया गया था। यानी मूल संविधान में 14 भाषा थे, लेकिन फिर सिंधी भाषा, फिर मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी और फिर जो है बोडो, संथाली, फिर जो है डोगरी और मैथिली, ये भाषा जो है, और टोटल भाषाओं की संख्या जो है वो कितनी हो जाती है, 22 हो जाती है। ठीक है, तो 22 भाषा है। ठीक है, इसी आठवीं अनुसूची में जो संथाली भाषा है, संथाली भाषा है, इस संथाली भाषा में भारत को क्या कहा गया है? ऑप्शन यहां पे समझिएगा, ऑप्शन है भारोत, ऑप्शन है इंतिया, ऑप्शन है सियोत, ऑप्शन है भारतम। तो यहां पे देखिए भारतम की अगर बात आएगी तो ये भारतम जो है वो संस्कृत में कहा गया, भारोत जो है वो कहा गया असमिया में या फिर बंगाली भाषा में, इंतिया जो है मलयालम भाषा में कहा गया। लेकिन ये जो सियोत है ना, सियोत वास्तव में इसका सही आंसर होगा। सियोत को जो है कह सकते हैं संथाली भाषा में आठवीं अनुसूची में जिसे शामिल किया गया है। इस आठवीं अनुसूची में भारत के जो लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया है वो है सियोत। लेकिन एक बात और ध्यान से याद रखिएगा कि जब हम भारत के संविधान के कॉन्टेक्स्ट में बात करें कि हम लोग कभी हिंदुस्तान के बारे में नाम सुनते हैं, इसका नाम भारत है, इसको इंडिया भी कहते हैं, इसे हिंदुस्तान भी कहते हैं, इसे आर्यावर्त भी कहा जाता है, इसे जम्बू द्वीप भी कहा जाता है। लेकिन जब आपसे सवाल यह पूछा जाए कि भारत का ऑफिशियल नाम क्या है, भारत का आधिकारिक नाम क्या है, या फिर भारत का संविधान में भारत के लिए किन नामों का प्रयोग किया गया है, तो आर्टिकल 1 ये कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, भारत यानी कि इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, तो यहां पे भारत या फिर इंडिया ये दो ही नाम जो है ऑफिशियल नाम है। ठीक है, लेकिन क्या है कि भिन्न भिन्न भाषाओं में भिन्न भिन्न समयों में हिंदुस्तान को भिन्न भिन्न नामों से पुकारा गया। तो संथाली भाषा में हिंदुस्तान को यानी भारत के लिए जिस शब्द का प्रयोग हुआ है वो है सियोत। यहीं पे एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब चाइनीज वगैरह इंडिया आते रहते थे, आपने सुना होगा हवेन सांग ने भारत की यात्रा की, उसके पहले जो है फाइयन ने हिंदुस्तान की यात्रा की, फिर इत्सिंग ने, फिर सुंगियोन ने, फिर शुमा चीन ने। ठीक है, इस तरह की बहुत सारे चीनी यात्रियों ने, और सब ने बहुत सारी पुस्तकों की रचना की थी, जैसे सीयू की, फूको की, चू फांची, युवान चांग चरित, काओ फाकाओ सांगचुंग से किया फ्रांगचे, इस तरह की बहुत सारी पुस्तकें थी। ठीक है, तो ये सारे जो चाइनीज लोग हिंदुस्तान आते थे ना, चाइनीज लोग जो है हिंदुस्तान को वास्तव में जो है क्या कहते थे, एक बार ये सवाल पूछा गया था आईएएस या पीसीएस में, उसमें ये पूछा गया कि जो चाइनीज लोग थे वो चाइनीज यात्री हिंदुस्तान को किस नाम से पुकारते थे, तो वे लोग इंतु कहते थे। वे लोग जिस शब्द का हिंदुस्तान के लिए प्रयोग करते थे वो शब्द था इंतु। सिंधु के नाम से वे लोग सिंधु का उच्चारण इंतु करते थे। जैसे कि जो है अरबी फारसी लोग जो है वो क्या है कि सिंधु का उच्चारण जो है हिंदू करते थे, और फिर हिंदू का जो स्थान हो गया वो हिंदुस्तान के नाम से पुकारा जाने लगा। तो चाइनीज लोग जो है ध्यान ये रखिएगा हिंदुस्तान को भारत के लिए इंतु शब्द का प्रयोग करता था, इंतु शब्द के प्रयोग करते थे। ठीक है, दूसरे सवाल को अब लेते हैं कि यहां पे देखिए दूसरा सवाल जो है वो क्या है कि भारत का नाम भारत एक धारणा के अनुसार जिस भारत के नाम पर पड़ा। ठीक है, ध्यान ये रखना है कि भारत का जो नाम है ना, यहां पर इसके कॉन्सेप्ट को समझिए। ठीक है, यहां पे सवाल हमने वैसे ही चुने हैं जिसमें कुछ कॉन्सेप्ट की जरूरत है, जिसमें समझाने की जरूरत है, या फिर एक एक सवाल जो है वो क्या है कि कई जो है कॉन्सेप्ट को समाहित किए हुए हैं। तो इसमें यह ध्यान रखिएगा कि भारत का नाम, ठीक है, संविधान के अनुसार अगर देखा जाए इंडिया और भारत जो है वो नाम है। इंडिया क्यों पड़ा तो आपको शायद पता होगा, इसके बारे में अलग से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल भारत का नाम भारत क्यों पड़ा यह एक विवाद का विषय माना जाता है। राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र का नाम भी कह सकते हैं भरत था, और वो बहादुर थे, उन्हीं के नाम से जो है इस देश का नाम भारत पड़ा। कुछ विद्वान ये कहते हैं, कुछ विद्वान ये कहते हैं कि ऋग्वैदिक काल में आपने पढ़ा होगा कि भरत जन थे। ठीक है, भरत जन थे, बहादुर जन थे, उन्होंने जो है वो क्या है कि एक प्रकार से जो दाशरा
युद्ध हुआ था परुष्णी रावी नदी के किनारे, उस युद्ध में विजय हासिल की थी। ठीक है, तो वो एक महान जन थे, इस वजह से भी इस देश का नाम भारत पड़ा, ऐसा बहुत सारे विद्वान मानते हैं। लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार यह भी है कि जैन धर्म के पहले जो तीर्थंकर ऋषभदेव थे, उनकी जो पत्नी थी दुष्यंती, ठीक है, उन दोनों के संतान का नाम भरत था, जो एक कह सकते हैं कि एक महान जो है वो क्या है कि चक्रवर्ती सम्राट थे, और उन्हीं के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। तो इसलिए यह सवाल है कि भारत का नाम भारतवर्ष किस अभिलेख में उल्लिखित हुआ है। पहले इस चीज को समझिए, भारत का नाम भारत एक धारणा के अनुसार जिस भरत के नाम पर बतलाया गया है वे किस जैन तीर्थंकर के पुत्र थे। तो ध्यान यहां पे ये रखना है कि उनका नाम था ऋषभदेव, और ये पहले जैन तीर्थंकर होंगे। तो पहले जैन तीर्थंकर ऋषभदेव, आपको मालूम है, ठीक है, ऋषभदेव आदि तीर्थंकर है, जैन धर्म के संस्थापक हैं। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक की बात आएगी महावीर पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, ठीक है, और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर थे, ठीक है, और ऋषभदेव पहले तीर्थंकर थे। तो पहले तीर्थंकर थे तो वो जैन धर्म के संस्थापक थे, और उन्हीं के एक बहादुर पुत्र का नाम था भरत, और कुछ विद्वानों के अनुसार भारत का नाम इन्हीं भरत के नाम पर पड़ा। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो है सवाल है भारत का नाम, ध्यान ये रखना है, भारत का नाम भारतवर्ष सर्वप्रथम किस अभिलेख में उल्लिखित हुआ है। ठीक है, भारत का नाम भारतवर्ष सर्वप्रथम किस अभिलेख में उल्लिखित हुआ है। तो पहला हो जाएगा पुलकेशियन द्वितीय के एहोल प्रशस्ति में, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में, रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख में। ठीक है, तो यहां पे देखिए ये सब समझिए खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में। तो भारतवर्ष का नाम, भारत का नाम भारतवर्ष सर्वप्रथम, ध्यान ये रखिएगा, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में प्रयुक्त हुआ है। यानी खारवेल जो कलिंग का शासक था, जिससे संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख उड़ीसा से प्राप्त हुआ है, कलिंग से प्राप्त हुआ है, जिसे हाथी गुम्फा अभिलेख कहा जाता है। और उस हाथी गुम्फा अभिलेख की अगर हम बात करें तो उस हाथी गुम्फा अभिलेख में भारत के लिए सर्वप्रथम भारतवर्ष शब्द का प्रयोग हुआ है। ध्यान ये रखना है, रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा गया प्रथम अभिलेख है। ठीक है, रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा गया प्रथम अभिलेख है। भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें किया गया है, तो वो हो जाएगा आपका खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। ठीक है, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति आपको मालूम है, समुद्रगुप्त के विजय अभियानों के संबंध में जानकारी मिलती है। पुलकेशिन द्वितीय के एहोल प्रशस्ति जो है ये चालुक्य वंशी शासक था, और इनके दरबारी विद्वान रवि कीर्ति थे, उन्होंने इसकी रचना की। तो ये क्वेश्चंस भी क्लियर हो गया। भारत का नाम भारतवर्ष सर्वप्रथम किस अभिलेख में उल्लिखित हुआ, तो वो पुलकेशिन द्वितीय का एहोल प्रशस्ति में नहीं है, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति में नहीं है। इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है ना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, भारत के संविधान में जो हमने अभी अभी आपको बताया कि भारत के संविधान में आधिकारिक रूप से भारत के लिए किन नामों का उल्लेख हुआ है। ठीक है, ये भारत के संविधान का अनुच्छेद है, अनुच्छेद 1 हो जाएगा, अनुच्छेद 1 है, जिसमें कहा गया इंडिया दैट इज भारत। ठीक है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। यानी कि हिंदुस्तान का नाम जो इंडिया है और भारत है उसका उल्लेख आगे सवाल है कि किस आर्टिकल के अनुसार। ठीक है, तो भारत के संविधान में आधिकारिक रूप से, ठीक है, आधिकारिक रूप से, ठीक है, आधिकारिक रूप से भारत के लिए किन नामों का उल्लेख हुआ है, तो वो हो जाएगा भारत और इंडिया। इसका सही जवाब होगा 4 का बी हो जाएगा। ठीक है, 4 का बी इसका सही जवाब है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है आप समझिएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद में, ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अभी अभी हमने आपको बताया कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 के अंतर्गत ही जो है ये कहा गया कि ये भी ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 1 हो या अनुसूची 1 हो या फिर भाग 1 हो, सब में संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में ही जो है वो जानकारी दी गई है।
तो ये आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 1 हो या भाग 1 हो या फिर अनुसूची 1 हो, उसमें भारत के राज्य और संघ क्षेत्र के बारे में जानकारी दी गई है। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? तो अनुच्छेद 1 में, ठीक है ना। इसके बाद देखिए छठा क्वेश्चन है, वर्तमान समय में दुनिया का सबसे प्राचीन राष्ट्रगान किस देश का है? ठीक है, सबसे प्राचीन राष्ट्रगान किस देश का है, ये आपको समझना है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि सबसे प्राचीन राष्ट्रगान किस देश का है। ठीक है, तो यहां पे देखिए कि राष्ट्रगान जो है वास्तव में क्या होता है कि जो नेशनल एंथम की हम लोग बात करते हैं, ये नेशनल एंथम कि अगर हम बात करें उसको हम समझे तो देखिए किसी देश का जो राष्ट्रीय प्रतीक होता है, उसके जो कह सकते हैं कि राष्ट्रगान होता है, राष्ट्रीय गीत होते हैं, राष्ट्रीय पशु होते हैं, राष्ट्रीय वृक्ष होते हैं, ये वास्तव में देखिए इसको रखने के रीजन क्या होते हैं। राष्ट्रगान की अगर हम बात करें, अगर हम हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो भारत का राष्ट्रगान का दर्जा जन गण मन हासिल क्यों हुआ, उसको क्यों राष्ट्रगान का दर्जा हासिल हुआ? तो राष्ट्रगान जन गण मन जो है अगर देखा जाए तो ये पूरे भारत को एक प्रकार से वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, उसमें कहीं पर भी धर्म का एक कोई संपुट नहीं है, ठीक है ना, जिसकी वजह से सारे धर्म के लोग उससे जुड़ जाते हैं। जब हम कहते हैं पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, द्राविड़, उत्कल, बंगा। अब आप सोचिए द्राविड़, एक बार जो है मैं आपको इसी के माध्यम से बता दे रहा हूं कि एक बार सवाल यह पूछा गया कि भारत के जो राष्ट्रगान है उस राष्ट्रगान में जिस शब्द उत्कल का प्रयोग हुआ है, उस उत्कल शब्द का तात्पर्य क्या है, उस उत्कल का क्या निहितार्थ है, यह समझना है। ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा, भारत के संविधान में जो उत्कल शब्द का प्रयोग हुआ है वो उसका जो है कह सकते हैं कि वर्तमान नाम उड़ीसा है, उसी का कभी नाम कलिंग हुआ करता था। सम्राट अशोक ने 261 बीसी में जो है वो कलिंग का युद्ध किया था, तो कलिंग उड़ीसा का ही नाम था और उड़ीसा का ही एक दूसरा नाम उत्कल है। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, यानी कि उत्कल शब्द जो है वो उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा का ही एक अन्य नाम है, उड़ीसा का ही एक अन्य नाम कलिंग हो गया। तो ये आपको याद रखना है। और मौर्य काल में कलिंग की राजधानी तोसली हुआ करती थी। ठीक है, ये सारे शब्द, सारी जो बातें हैं, सारे जो क्वेश्चन, सारे फैक्ट्स जो है याद रखिएगा। ठीक है ना, क्योंकि मैं एक क्वेश्चंस ले रहा हूं लेकिन उसमें बहुत सारे फैक्ट्स बता रहा हूं और इस 25 क्वेश्चंस में कम से कम मेरा ये जो है मतलब उम्मीद है, मेरी उम्मीद ये है कि आप इसके माध्यम से 100 क्वेश्चंस आप सीखेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि अति महत्वपूर्ण सवाल जो है वो क्या है कि आप सीखेंगे जो कि विभिन्न एग्जाम्स में आते रहे हैं। तो राष्ट्रगान किसी देश का वास्तव में उसके संपूर्ण जो है भावनाओं को रिप्रेजेंट करता है, सभी जो है पूरे क्षेत्र को जो है वो क्या है कि रिप्रेजेंट करता है, पूरे सारे जो विभिन्न धर्म, भाषा और जाति के जो लोग हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। तो अगर राष्ट्रगान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दुनिया का सबसे प्राचीन राष्ट्रगान, सबसे जो कह सकते हैं ओल्डेस्ट जो नेशनल एंथम है, वो नेशनल एंथम किनका है? तो वो हो जाएगा ब्रिटेन का। ठीक है, और ब्रिटेन का तो यहां पे लिखा है कि दुनिया का सबसे प्राचीन राष्ट्रगान ब्रिटेन का है। इसका राष्ट्रगान क्या है? तो इसका राष्ट्रगान है गॉड सेव द क्वीन। ठीक है, यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा कि ब्रिटेन जो है वो क्या है कि गणतंत्र नहीं है। ब्रिटेन लोकतांत्रिक देश है बट गणतांत्रिक देश नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि वहां का जो संवैधानिक प्रधान है, संवैधानिक प्रधान का जो पद है वो पद जो है वो क्या है कि वंशानुगत है, वो जनता के द्वारा इलेक्टेड नहीं है। ठीक है, और पहले वास्तव में एग्जैक्टली देखा जाए तो पहले मोनार्कियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था ब्रिटेन में, पहले वहां पर राजतंत्रीय शासन की व्यवस्था थी। लेकिन उसके विरोध में जब लोकतांत्रिक विचारधारा जब प्रबल होने लगे और दोनों के बीच जब संघर्ष होने लगे तो बीच में क्या हुआ कि दोनों के बीच एक समझौता हुआ। और समझौता यह हुआ कि ब्रिटेन की जो राजतंत्री जो व्यवस्था, जो शासक या शासिका थी, उन्होंने क्या है कि जो लोकतांत्रिक विचारों के समर्थक जो लोग थे उनके साथ कॉम्प्रोमाइज किया और कहा कि ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि हमारा भी वजूद बना रहे और आपको भी रिप्रेजेंटेशन मिलने लगे। तो ऐसी स्थिति में जो है ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ और उसके परिणाम स्वरूप जो है दोनों का कॉम्बिनेशन। तो इसमें क्या है कि ब्रिटेन की महारानी या महाराजा जो भी है, सम्राट या साम्राज्ञी, दोनों का वजूद बना रहा और प्रधानमंत्री का जो है वो क्या है कि चुनाव जनता के द्वारा होने लगा और उन्हीं के हाथ में उसकी वास्तविक शक्ति जो है वो क्या है कि मौजूद है। तो यहां पर ये एक इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है कि व्यवस्था हो जाती है, संसदीय शासन की व्यवस्था। लेकिन वहां के सम्राट या साम्राज्ञी का सम्मान इतना ज्यादा है
ठीक है। अभी जो है वहाँ ब्रिटेन की महारानी जो है 93rd बर्थडे जो है सेलिब्रेट किया, हालांकि चूंकि अभी कोरोना संकट चल रहा है तो ऐसी स्थिति में जो वो कह सकते हैं कि जो बीन बजाने वाला जो बैंड वगैरह थे उनका, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए बजा रहे थे और बहुत ही सादगी से उनका बर्थडे मनाया गया। तो आप इतना समझ लीजिए कि उस सम्राट साम्राज्ञी का इतना ज़्यादा सम्मान है कि ब्रिटेन का जो है राष्ट्रगान ही है गॉड सेव द क्वीन। ठीक है, गॉड सेव द क्वीन, ये जो है बहुत ही प्राचीन जो है वो क्या है कि ब्रिटेन का राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान। और इसकी रचना ब्रिटेन के राष्ट्रगान की अगर हम बात करें, ब्रिटेन के राष्ट्रगान गॉड सेव द क्वीन की रचना किसने की थी? इसका सही जवाब है जॉन बुल। ठीक है, जॉन बुल हो जाएगा। ये सब जो है रट लीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए 9वें नंबर पे भारत के राष्ट्रगान जन गण मन की रचना किसने की थी? अब ये एक बहुत ही समान जो है सामान्य सवाल है, ठीक है, लेकिन सवाल है, ठीक है। और इसको मैंने इसलिए शामिल किया क्योंकि इससे संबंधित बहुत सारे डिस्कशंस हमें करने जो आगे सवाल आएंगे, ठीक है। इसमें देखिए डिस्कशंस क्या करना है कि भारत का राष्ट्रगान जन गण मन, ध्यान ये रखना है कि इस राष्ट्रगान जो अभी आगे सवाल आएगा भी, ठीक है, वो मैं आपको बता दे रहा हूं, अभी से ही बता दे रहा हूं ताकि उधर अब बताना ना पड़े कि राष्ट्रगान जन गण मन और राष्ट्रगीत वंदे मातरम, अगर भारत की आज़ादी के पहले अगर भारत के राष्ट्रगान की जब बात की जाएगी तो ये ध्यान रखिएगा कि भारत का राष्ट्रगान जो है वंदे मातरम था, ना कि जन गण मन। ठीक इसी तरह से एक सवाल ये है कि आज भारत की आज़ादी का दिवस हर साल 15 अगस्त के दिन मनाया जाता है, लेकिन जब सवाल आपसे ये पूछा जाए कि भारत का कह सकते हैं कि जो स्वतंत्रता दिवस है भारत की आज़ादी के पूर्व 1930 से हर साल किस दिन मनाया जाता था, तो उसका सही जवाब है 26 जनवरी का दिन। तो 26 जनवरी के दिन भारत की आज़ादी के पूर्व जो है स्वतंत्रता दिवस हर साल 1930 से जो है वो क्या है कि मनाया जा रहा था। लेकिन क्या हुआ कि 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद जो है 15 अगस्त के दिन हो गया, तो 15 अगस्त के दिन को अब जो है आज़ादी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो 26 जनवरी का दिन जो है अब महत्व नहीं रखता था, ठीक है, अब जो है उसका कोई महत्व नहीं रह गया। लेकिन उसके महत्व को बनाए रखने के लिए हमारे देश का संविधान 26 नवंबर 1949 को ही बनकर रेडी हो गया था, ठीक है। लेकिन 2 महीने का हम सब ने इंतजार सिर्फ इसलिए किया ताकि जो है 26 जनवरी का जो दिन की जो ऐतिहासिक महत्व है, उसका जो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, उस हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस को हम भुला ना दें। और यही वजह रहा है कि बाद में जाकर इनको क्या है कि हमारे देश के संविधान को जानबूझकर 26 जनवरी 1950 के दिन लागू किया गया। और चूंकि भारत गणतंत्र है, ठीक है, संवैधानिक प्रधान का चुनाव होता है पद का, इसलिए गणतंत्र दिवस जो है 26 जनवरी के दिन मनाया जाने लगा। और चूंकि राष्ट्रपति हमारे देश का संवैधानिक प्रधान है, इसलिए जो है वो क्या है कि फ्लैग होस्टिंग 26 जनवरी के दिन यानी गणतंत्र दिवस के दिन जो है वो कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो भारत के राष्ट्रगान जन गण मन की रचना किसने की थी? आगे सवाल है, भी पहले से समझ लीजिए कि वास्तव में जो राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। तो एक सवाल जो है मुझे याद है कि पूछा गया था कि भारत के राष्ट्रगान जन गण मन की रचना जब रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया तो उसे सर्वप्रथम कौन से समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया था? वो कौन सा समाचार पत्र था जिसमें प्रकाशित किया गया? फिर सवाल ये आया कि किस शीर्षक से प्रकाशित किया गया था? फिर सवाल ये आया, ठीक है, फिर सवाल ये आया कि जो है वो कह सकते हैं कि वो जो है उसका राष्ट्रगान, भारत के राष्ट्रगान जन गण मन का इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेशन किसने किया? ठीक है, इसको आप ऐसे समझिए, ठीक है, इसको ऐसे समझिए कि भारत का जो है राष्ट्रगान जन गण मन जो है जन गण मन, ठीक है, ये सर्वप्रथम ध्यान रखिएगा जिस समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ था वो समाचार पत्र तत्वबोधिनी पत्रिका था, ठीक है, वो समाचार पत्र तत्वबोधिनी पत्रिका। और ये तत्वबोधिनी पत्रिका ध्यान रखिएगा कि 1839 ईस्वी में 1839 एडी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना द्वारकानाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर या रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। और देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1843 एडी से, ठीक है, उन्होंने एक समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया था जिसे तत्वबोधिनी पत्रिका कहकर पुकारा जाता है। और ये 1912-13 तक जो है प्रकाशित हो रहा था। और जब रविन्द्रनाथ टैगोर ने जन गण मन की रचना की तो अपने पिता देवेंद्रनाथ टैगोर के समाचार पत्र तत्वबोधिनी पत्रिका में सर्वप्रथम इसका प्रकाशन हुआ। और इसका जो शीर्षक था वो शीर्षक था भारत भाग्य विधाता,
ठीक है, उसका शीर्षक हो जाएगा भारत भाग्य विधाता। ठीक है, तो तत्वबोधिनी पत्रिका में जनगण मन का सर्वप्रथम प्रकाशन हुआ था और उसका जो शीर्षक था, उसका जो टाइटल था वो भारत भाग्य विधाता। ठीक है, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। इसी का ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रगान जनगण मन की रचना की गई और इससे सर्वप्रथम जब सवाल ये पूछा जाएगा कि 1911 में क्या हुआ था कि कलकत्ता में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ। ठीक है, कलकत्ता का वार्षिक अधिवेशन हुआ 1911 में और इसी अधिवेशन में सबसे पहली बार भारत का राष्ट्रगान जनगण मन गाया गया और इसके अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? पंडित बिशन नारायण धर। ठीक है, पंडित बिशन नारायण धर। ये जो है, इस बारे में ध्यान ये रखिएगा कि हमने जो है कि एक जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित एक वीडियोस जो है कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशनों से संबंध बनाए, बल्कि एक नहीं उसमें 4 वीडियोस है। आप उसको देखिएगा कि उसमें सारे जो है महत्वपूर्ण कांग्रेस अधिवेशन के संबंध में हमने जानकारी दी है। ध्यान से समझिए। ठीक है, मैं बार बार ये कह रहा हूं इसलिए कि मैंने इतनी सारी कोशिशें की है और इसका बेनिफिट अगर आप नहीं उठा पाएंगे तो फिर बेकार है। ठीक है ना, तो यहां पे देखिए हमने उसमें बताया था कि अगर हम राष्ट्रगान की बात करें, जनगण मन की बात करें, इसका सर्वप्रथम गायन जो है वो कब किया गया था? 1911 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में और उसके अध्यक्ष थे पंडित बिशन नारायण धर। ठीक है, पंडित बिशन नारायण धर जो है उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, इसके बाद जो है फिर क्या है कि अगर जब राष्ट्रीय गीत की बात आएगी, वंदे मातरम की बात आएगी, तो यह भी कलकत्ता अधिवेशन में ही गाया गया। चाहे राष्ट्रगान हो चाहे राष्ट्रीय गीत हो, दोनों कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। लेकिन राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जिस कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया वो 1896 में हुआ और राष्ट्रगान जनगण मन जिस अधिवेशन में गाया गया वो 1911 का कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन था। 1896 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी ने किया। 1911 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? पंडित बिशन नारायण धर ने। फिर आगे थोड़ी और बात समझिएगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान की रचना किसने की? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किसने की थी? तो सही जवाब जो है वो क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम की गीत को कौन से अपने उपन्यास में समाहित किया था? जो 1882 में लिखा गया वो आनंद मठ हो जाएगा। जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो जनगण मन की रचना की थी वो जो है भारत भाग्य विधाता शीर्षक से उस समय जो तत्वबोधिनी पत्रिका थी उसमें जो है वो छपा था। लेकिन दोनों में एक और जो है बात, इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, जो कई बार सवाल पूछे गए, आईएएस में भी, यूपीएसआई में, एसएससी में, इस तरह के बहुत सारे सवाल पूछे जाते रहे। और ये ध्यान रखिएगा, बार बार मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी जो क्वेश्चन होता है ना कि ये स्टैंडर्ड का है, ये स्टैंडर्ड का है, वास्तव में स्टैंडर्ड कुछ नहीं है। हर चीज को आपको समझना है, आपको हाई लेवल का भी समझना है। आपको जो है जैसे जैसे समय बीतता जाएगा हम लोग हाई लेवल के भी सवाल देखेंगे जहां कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है कि ज्यादा महत्व रखते हैं। तो यहां पे फिलहाल हम क्रमशः धीरे धीरे जो है वो क्या है कि आगे बढ़ रहे हैं और आप देखिएगा आप कम से कम 5000 क्वेश्चन जो है, अगर मेरे सारे जो है वो क्या है कि पूरे टेस्ट सीरीज को अगर आपने ज्वाइन किया तो आप कम से कम 5000 क्वेश्चन कुछ से आप रूबरू होंगे और कहीं ना कहीं जो है वो सब के सब एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मेरा हमेशा से इंटरेस्ट रहा है पढ़ने का और क्वेश्चंस को देखने का, उसको सॉल्व करने का, उसको टाइप करने का, उसका कलेक्शन रखने का हमेशा से जो है मेरा शौक रहा है। और हमेशा से जो है मैंने इसी वजह से केवल हिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूशन तक ही अपने को सीमित नहीं रखा। मैं इधर उधर की थोड़ी बहुत जानकारियां मैं रखता रहा हूं। तो उसी का मैं चाहता हूं कि इसके माध्यम से मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप तक जो है अपनी जो ज्ञान है वो बांट सकूं, वो बता सकूं और आपके बेहतर भविष्य के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान कर सकूं। ठीक है, तो यहां पे एक बात जो है फाइनल जो बती हुई है वो मैं बता दूं आपको कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान जनगण मन की रचना की। लेकिन जब इंग्लिश में ट्रांसलेशन की बात होगी तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही अपने उस राष्ट्रगान का इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेशन किया और वो जो है वो क्या है? मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। वो मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से जो है उसका प्रकाशन किया गया। ठीक है ना। लेकिन जब वंदे मातरम गीत की बात आएगी तो लिखा तो आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी ने है, लेकिन इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेशन की जब बात आएगी तो वो अरविंदो घोष ने किया था।
याद रहेगी बात, ठीक है, याद रहेगी बात। बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम लिखा, लेकिन इंग्लिश में ट्रांसलेशन अरविंदो घोष ने किया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जन गण मन की रचना की, लेकिन उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किसने किया? तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन जिसने किया वो किसने किया? वो हो जाएंगे रविन्द्रनाथ टैगोर खुद जो है, और उन्हें जिस शीर्षक से किया वो मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से पुकारा जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए कि इसके बाद अब हम बात करें भारत के राष्ट्रगान जनगण मन की रचना किसने की? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, इधर अरविंदो। अब देखिए भारत के राष्ट्रगान को कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार कब गाया गया? तो इसका सही जवाब जो है 27 दिसंबर, ध्यान रखिएगा 27 दिसंबर 1911 इसका सही जवाब है, ठीक है। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारे देश का, आपको मालूम, देखिए सारी इंपॉर्टेंस समझ लीजिए, सारे डेट्स का भी अपना इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। यहां पे 24 जनवरी 1950 को ध्यान रखिएगा 3 इंपॉर्टेंट बातें हुई। सबसे पहली बात यह समझ लीजिएगा कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारे देश के संविधान सभा का फाइनल बैठक हुआ था। यहां पर 9 दिसंबर 1946 से स्टार्ट हुआ और 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक वो बैठक संविधान सभा की चलती गई, और 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन तक जो है वो क्या है कि ये अधिवेशन मतलब जो है चलता रहा। 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ, तो हमारे देश के संविधान लेखन का कार्य कब पूरा हुआ? 26 नवंबर 1949 को। इसे विधि दिवस के रूप में आज मनाया जाता है, ठीक है, इसे विधि दिवस के रूप में आज मनाया जाता है। तो 26 नवंबर 1949 का क्या इंपॉर्टेंस है ये समझ गए। 27 दिसंबर 1911 ध्यान रखिएगा, हमने आपको अभी भी बताया कि 1911 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता पंडित बिशन नारायण धर ने किया था, उसमें जो है सबसे पहली बार राष्ट्रगान गाया गया, ठीक है। तो राष्ट्रगान गाया गया तो 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को। 26 जनवरी 1950 को आपको मालूम है हमारे देश का संविधान लागू हुआ, हमारा देश गणतंत्र बना। हर वर्ष इसी वजह से गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के दिन मनाया जाता है। और 24 जनवरी 1950 के दिन 26 नवंबर को 11वीं बैठक हुई थी संविधान सभा की, संविधान लेखन का कार्य पूरा हो गया। तो संविधान लेखन के कार्य में कितनी अधिवेशन, कितनी बैठकें हुई? 11। लेकिन 24 जनवरी 1950 को एक 12वीं बैठक हुई थी, और वो एक फॉर्मेलिटीज थी। उस फॉर्मेलिटीज के अंतर्गत क्या था? 24 जनवरी के दिन ही भारत के राष्ट्रगान के तौर पे जन गण मन को जो है अपनाया गया, ठीक है। पहली बार कब गाया गया? ध्यान से सवाल समझिएगा। भारत के राष्ट्रगान को कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार कब गाया गया? तो 27 दिसंबर 1911। लेकिन हिंदुस्तान के राष्ट्रगान के रूप में उसे मान्यता कब दी गई? 24 जनवरी 1950 को। इसी तरह से वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता 24 जनवरी 1950 ईस्वी को, ठीक है। और 24 जनवरी 1950 के ही दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए जाने की जो है वो घोषणा की गई, ठीक है। ये हो जाएगा। इसके बाद समझिएगा कि भारत के राष्ट्रगान को किस अधिवेशन में पहली बार गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन, हमने आपको बता दिया। ध्यान रखिएगा, चाहे राष्ट्रगान हो चाहे राष्ट्रीय गीत हो, दोनों कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। वंदे मातरम 1896 में, जबकि 1911 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में राष्ट्रगान गाया गया, ठीक है ना। इसके बाद देखिए 1911 के जिस कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम भारत का राष्ट्रगान जन गण मन गाया गया था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? हमने बता दिया पंडित बिशन नारायण धर। लेकिन 1896 में जब वंदे मातरम गाया गया तो उस समय अध्यक्ष जो है वो कौन थे? रहमतुल्लाह सयानी। ठीक है, यहां पे देखिए 2 बातें समझिएगा, मैं आपको जो है वो समझा दे रहा हूं क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो है वो सवाल यहां पर हैं। ठीक है, जैसे देखिए रहमतुल्लाह सयानी 1896 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और इसके अध्यक्ष जो है वो कौन हो जाएंगे? इसके अध्यक्ष हो जाएंगे, सॉरी, ये जो इसमें वंदे मातरम गाया गया था, ठीक है, कलकत्ता में रहमतुल्लाह सयानी। पंडित बिशन नारायण धर 1911 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और इसमें जो है राष्ट्रगान जन गण मन गाया गया। बदरुद्दीन तैयब जी की अगर बात की जाएगी तो ध्यान यहां ये रखिएगा कि बदरुद्दीन तैयब जी जो है किसी भी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले पहले मुस्लिम थे, और 1887 के मद्रास कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और दादा भाई नौरोजी के बारे में पता है, ये दूसरे कांग्रेस के अध्यक्ष थे कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन, और इन्होंने ही धन के निष्कासन सिद्धांत का इन्होंने ही सर्वप्रथम जो है प्रतिपादन किया था, जिसके अंतर्गत उन्होंने ये बतलाया था पॉवर्टी अंडर अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया
नामक अपनी जो एक लेख में उन्होंने ये बताया था कि किस प्रकार भारत से जाने वाला धन जो है उसके बदले में हिंदुस्तान को कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है। राष्ट्रगान का सर्वप्रथम प्रकाशन 1912 में किस पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से हुआ, हमने बता दिया तत्वबोधिनी पत्रिका। ठीक है, आनंद मठ समझ गए, बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी का, सुधारक जो है जीजी आगरकर क्या था। ठीक है ठीक है, इसके बाद देखिएगा भारत के राष्ट्रगान जन गण मन का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से किसने किया था। ठीक है, भारत के राष्ट्रगान जन गण मन का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से किसने किया था। अब तो आप सवाल जवाब जानते होंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, राष्ट्रगान का अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो अभी मार्केट में नया है। ठीक है, अभी इस तरह के सवाल नहीं आए, दो कुछ एक सवाल ऐसे होंगे, जैसे एक सवाल आया था संथाली भाषा में भारत को सियोत कहा गया, ये सवाल नहीं है लेकिन ये इंपॉर्टेंट सवाल है। राष्ट्रगान जन गण मन का हिंदी तथा उर्दू अनुवाद किनके प्रयासों का परिणाम था। ध्यान रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को जब आजाद हिंद फौज के एक गान की बात आई तो उन्होंने जो है राष्ट्रगान जन गण मन को ही जो है कुछ फिर बदल के साथ जो है स्वीकार कराया, लेकिन इसके पहले उन्होंने उसका हिंदी तथा उर्दू अनुवाद जो है वो करवाया था। ठीक है, भारत के राष्ट्रगान जन गण मन का, तो इसमें हिंदी और उर्दू अनुवाद किनके प्रयासों का परिणाम था जब पूछा जाएगा तो सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार भारत के राष्ट्रगान जन गण मन का हिंदी तथा उर्दू भाषा में अनुवाद सुभाष चंद्र बोस ने किससे करवाया था। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कैप्टन आबिद अली। इसमें देखिए राम सिंह ठाकुरी जो है ना, इन्होंने संगीत दिया था भारत के राष्ट्रगान का। और जब 1947 में देश आजाद हुआ तो जवाहरलाल नेहरू ने राम सिंह ठाकुरी को जो है उन्होंने बुलाया था और उन्होंने पूरे बैंड के साथ जो है राष्ट्रगान जन गण मन का गायन किया था। और ध्यान ये रखिएगा कि उसका संगीत जो है, संगीत इन्होंने दिया और बाद में वही संगीत जो है राष्ट्रगान के रूप में वो कह के ठहर गया। तो भारत के राष्ट्रगान जन गण मन, ठीक है, जन गण मन का हिंदी तथा उर्दू भाषा में अनुवाद सुभाष चंद्र बोस ने किससे करवाया था, तो वो हो जाएगा वो जो है कैप्टन आबिद अली। लेकिन जब जब इसको जो है इसके म्यूजिक की बात आई तो म्यूजिक जो है वो किसने तैयार किया था। देखिए, भारत के राष्ट्रगान जन गण मन हिंदी तथा उर्दू भाषा में अनुवाद सुभाष चंद्र बोस ने किससे कराया, तो वो कैप्टन आबिद अली। किसने कराया, सुभाष चंद्र बोस ने। किसने किया, कैप्टन आबिद अली ने किया था। और राम सिंह ठाकुरी के बारे में हमने आपको बता दिया कि उन्होंने जो है वो क्या है कि उन्होंने सबसे पहली बार जो है वो क्या है कि उसका म्यूजिक दिया था। ठीक है, 17 हो गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित जन गण मन को संविधान सभा ने कब राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। ठीक है, कब राष्ट्रगान के रूप में अपनाया, अभी हमने बताया 24 जनवरी 1950 ईस्वी को इसे राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। ठीक है, राष्ट्रगान जन गण मन को गाने में आधिकारिक रूप से आपको पता है कि कितना समय लगना चाहिए, 52 सेकेंड। और ध्यान ये रखिएगा, शायद आप सबको जो है इतना जो है मालूम होगा कि 52 सेकेंड जो है वो क्या कि लगना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो है वो क्या है कि संक्षिप्त मतलब कुछ अवसरों पर संक्षिप्त रूप से पहली और अंतिम पंक्ति गाई जाती है और उसके लिए 20 सेकेंड लगना चाहिए। ये जो है वो क्या है कि ये पहले ये प्रावधान था, लेकिन 30 नवंबर 2015 को जो है सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया जिसके तहत जो है वो क्या है कि ये घोषित कर दिया गया कि 20 सेकंड वाला जो संक्षिप्त राष्ट्रगान का गायन था वो राष्ट्रगान का गायन अब नहीं होगा। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट जो है जानकारी है आपको। तो यहाँ पे फिलहाल राष्ट्रगान गाने में आधिकारिक रूप से 52 सेकंड जो है, एक बार अभी मुझे याद है कि कुछ साल पहले, 1-2-4 साल पहले जो है क्या है कि कौन सा कार्यक्रम था, कोई स्पोर्ट्स का वर्ल्ड कप का कार्यक्रम था या क्या, तो वहाँ पर जो है राष्ट्रगान गाने के लिए अमिताभ बच्चन को बुलाया गया था। तो वो जो है वो जब गाने लगे तो 52 सेकंड से कुछ ज़्यादा हो गया था, करीब करीब 1 मिनट के आसपास हो गया था। तो उस पर जो है वो क्या है कि तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि इतने सेकंड होना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान, सब कुछ का अपना जो है वो क्या है कि एक तरीका है, उसका अपना कह सकते हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट है, उसका पालन, उसका अनुपालन करना जो है वो ज़रूरी हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर के जो है टैगोर की, इसी तरह से जो आपको मालूम होगा कि एक बार क्या हुआ था सचिन तेंदुलकर का, मुझे याद है बहुत पहले कि उसमें बर्थडे मनाने की बात थी, तो उनका जो केक था ना वो केक में तिरंगा रंग डल दिया गया था और उसी को फिर काटा गया। तो इस पर भी बड़ा बवाल मचा था।
था। इसी प्रकार जो मंदिरा बेदी नाम सुना होगा, मंदिरा बेदी जो है जो एक्ट्रेसेस है, ठीक है, एक्ट्रेस है, और साथ में जो है वो क्या है कि जो है वो हमें जहाँ तक सही मतलब मेरे रिकॉर्ड में या जहाँ तक मेरी जानकारी है कि क्रिकेट में पहली महिला कमेंटेटर के रूप में जो है वो क्या है कि मंदिरा बेदी ने जो है परफॉर्म किया था। ये देख लीजिएगा, ये कंफर्म नहीं है, ये अभी जस्ट मैं बोल रहा हूँ तो मुझे याद आ रही है, ठीक है, मंदिरा बेदी। तो मंदिरा बेदी ने क्या है कि एक बार शायद क्रिकेट के संबंध में ही कोई इंटरव्यू दे रही थी, तो जो साड़ी पहनी थी वो साड़ी पहन के बैठी हुई थी, तो सामने में पैर के पास जो साड़ी का हिस्सा था उसमें तिरंगा बना था, तो इस पर जो है वो क्या है कि बवाल मचा था, ठीक है ना। तो यहां पर ये हमेशा ध्यान में रखना है, और मैं इसके थ्रू जो है ये बतलाना चाहता हूं कि हर चीज का आप जैसे तैसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो भी खासकर जो राष्ट्रीय प्रतीक, आपने असीम मुखर्जी का नाम सुना होगा, ठीक है, जो कि कह सकते हैं कि वहां पे असीम चटर्जी या असीम मुखर्जी थे जो मुंबई के रहने वाले थे, ठीक है ना। उन्होंने जो है पार्लियामेंट का जो है वो क्या कि उन्होंने कार्टून बनाया था, तो उस पर जो है वो क्या है कि बवाल मचा था, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई हुई थी, और उस पर इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट के नाम से जो है वो क्या है कि एक एक्ट है, और उसके तहत जो है वो क्या है कि कार्रवाई की जाती है। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, ये चीज थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है ना। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित जन गण मन में मूल रूप से 5 पद हैं, जिसके प्रथम पद को राष्ट्रगान के रूप में मान्यता मिली है, और इसमें कुल कितनी पंक्तियां, तो ध्यान रखिएगा 13 पंक्ति, ठीक है ना। इसमें यह ध्यान रखिएगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर का जो राष्ट्रगान है ना, उसमें कुल 5 पद हैं, लेकिन सारे पद को राष्ट्रगान के रूप में मान्यता एक ही पद को मिला है, और उसमें 13 पंक्तियां हैं। और जो जन गण मन अधिनायक जय भारत राष्ट्र में है ना, जैसे कि जय है जय है जय 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 है, ठीक है ना। तो ये सब लाइन जो है वास्तव में सब जोड़कर जो है देखा है 13 पंक्ति है उसमें, आप देखिएगा, नोटिस करिएगा कभी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है वो क्या है कि इसमें प्रथम पद को राष्ट्रगान के रूप में माने, इसमें कुल कितनी पंक्तियां हैं, तो 13 पंक्ति हो जाएगा, ठीक है। सवाल, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित जन गण मन में मूल रूप से 5 पद हैं, जिसके प्रथम पद को राष्ट्रगान के रूप में मान्यता मिली है, और इसमें कुल कितनी पंक्तियां हैं, तो इसमें टोटल जो पंक्तियों की संख्या जो है, नंबर ऑफ लाइन्स जो है इसमें वो क्या है, 13 है, ठीक है। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन का वर्तमान संगीत का श्रेय, अभी अभी मैंने इसको बताया, वर्तमान संगीत का श्रेय जो है वो किसको जाता है, राम सिंह ठाकुरी को। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन का वर्तमान संगीत का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है, तो वो हो जाएंगे राम सिंह ठाकुरी, ठीक है। राम सिंह ठाकुरी। 21वां सवाल है, दुनिया का एकमात्र कवि, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है, आपको मालूम होगा हिंदुस्तान का जो है वो क्या है कि राष्ट्रगान, बांग्लादेश का राष्ट्रगान, हिंदुस्तान का राष्ट्रगान जन गण मन, बांग्लादेश का राष्ट्रगान, ठीक है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान जो है वो क्या है कि अमार सोनार बांग्ला, दोनों की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया। और रविन्द्रनाथ टैगोर दुनिया के एकमात्र ऐसे हस्ती हैं जिनके द्वारा रचित जो कविता है दो दो देशों का राष्ट्रगान है, और यहां तक कि श्रीलंका का जो राष्ट्रगान है नमो नमो माता, उसकी रचना आनंद समाकूरा ने किया है, ठीक है। और वो जो है वो क्या है कि वो रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन में पढ़े थे, और रविन्द्रनाथ टैगोर से मिले थे, रविन्द्रनाथ टैगोर से प्रभावित थे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दो देशों का डायरेक्ट जो है वो क्या है कि राष्ट्रगान लिखा, और उन्हीं के से प्रभावित एक उनके छात्र जो है वो क्या है कि आनंद समाकूरा, उन्होंने श्रीलंका के राष्ट्रगान की रचना की, जो नमो नमो माता के नाम से पुकारा जाता है। तो दुनिया का एकमात्र कवि जिनके द्वारा रचित कविताओं को दो दो देशों के राष्ट्रगान का दर्जा हासिल है, तो वो क्या हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे, ठीक है ना। बांग्लादेश का वह राष्ट्रगान क्या है जिसकी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था, अमार सोनार बांग्ला। और ये ध्यान रखिएगा, अमार सोनार जो बांग्ला है, ये अमार सोनार बांग्ला ये स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन को बांग्ला भाषा और साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। उस दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला नामक गीत की रचना की थी, ठीक है, जिससे बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बनाया गया। नमो नमो माता श्रीलंका का है, गॉड सेव द क्वीन जो है वो ब्रिटेन का है। इतनी सारी चीजें आपको मालूम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए समझने वाली बात है, श्रीलंका के राष्ट्रगान नमो नमो माता की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर के विश्व भारती विश्वविद्यालय के किस एक छात्र ने रची थी, तो आनंद समराकून। उस समय मैं बता रहा था, थोड़ी सी इसका प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ हो रहा था, आनंद समराकून, ये श्रीलंका के राष्ट्रगान नमो नमो माता की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर के विश्व भारती विश्वविद्यालय के
किस एक छात्र ने किया था, तो वो आनंद समराकून हो जाएंगे उच्चतम न्यायालय। अब देखिए एक बात समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है कि केस है। और केस क्या है कि अभी अभी हमने आपको बताया कि वास्तव में राष्ट्रगान कब गाना चाहिए, कैसे गाना चाहिए, खड़ा होने पे गाना चाहिए या नहीं गाना चाहिए, शांत रहेगा तो क्या आदमी अपमान कर रहा है, बहुत सारी बातें, ठीक है। और इसी से जुड़ा हुआ एक केस है बिजॉय इमैनुअल बनाम केरल राज्य का वाद, और ये 1987 का मामला है। केरल में जो है वो क्या है कि एक किसी जो है एक हिंदूवादी जो है विचारधारा से प्रभावित किसी व्यक्ति के द्वारा संचालित स्कूल में एक ईसाई लड़के ने क्या है कि उसने राष्ट्रगान के बजने पर वो खड़ा तो हुआ, लेकिन राष्ट्रगान का गायन जो है वो नहीं किया। तो उस स्कूल वाले ने क्या किया, उस बच्चे को वहां से बाहर निकाल दिया। तो वो क्या है, उसके जो माता पिता वगैरह थे उन लोगों ने क्या है कि वहां केरल हाई कोर्ट में केस किया। केरल हाई कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, राष्ट्रगान गाना चाहिए, ये कंपलसरी है, इसको गाना चाहिए, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो फाइनल डिसीजन दिया, और वही करीब करीब इससे माना जाता है आज, और वो डिसीजन ये है कि अगर किसी व्यक्ति ने राष्ट्रगान के सम्मान में खड़ा होकर, ठीक है, खड़ा हुआ है लेकिन वो गा नहीं रहा है, तो ये राष्ट्रगान का अपमान नहीं है। क्योंकि बहुत सारे जो है लोगों की, और वो ईसाई इसलिए नहीं गाया, उसमें कोई अपमान की बात नहीं, उन्होंने केवल इतना कहा था कि हमारे धर्म में वास्तव में जो है केवल अपने अल्टीमेट जो साध्य है, उस साध्य के अतिरिक्त किसी के गान की बात या किसी के जो है कह सकते हैं कि मतलब वंदना की बात याद नहीं की गई है। तो इस तरह से जो है वो क्या है कि हुआ, तो मामला जो आया, तो उसमें जो केस है देखिए यही है कि उच्चतम न्यायालय ने अपने किस वाद में यह स्पष्ट किया था कि यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रगान के समय सम्मान पूर्वक खड़ा है और गा नहीं रहा है, तो यह अपमान की श्रेणी में नहीं आएगा। तो चार ऑप्शन है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद, वामन राव बनाम भारत संघवाद, बिजॉय इमैनुअल बनाम केरल राज्यवाद, ठीक है, बिजॉय इमैनुअल बनाम केरल राज्यवाद। ये जो है इसी बाद में 1987 में जो है ये हुआ था, ठीक है। तो ये पूरी कहानी हमने आपको बताई, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, बिजॉय इमैनुअल बनाम केरल राज्यवाद, ठीक है। इसके बाद देखिए भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना किसने की थी, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ये सवाल हमने आपको बता दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंदो घोष हो गया, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि 25 क्वेश्चन है, ठीक है, और इसमें बहुत सारे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हुए हैं। ये पार्ट 1 है, राष्ट्रीय प्रतीक पर 25 क्वेश्चंस का ये पार्ट 1 है। अभी पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 जो है इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो जितने सवाल है, तो इस तरह से टोटल जो है भारत के संविधान से संबंधित लगभग 50 मॉक टेस्ट पर जो है हम लोग काम करेंगे, और हर एक टेस्ट 25 क्वेश्चन जो है वो मतलब जो है कैरी करेगा। और उस 25 क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के क्रम में कम से कम आप समझ जाए 100, 150, 200 प्रश्न का आपके पास जवाब मौजूद होगा। तो ये सब जो है वो क्या है कि हमने इसलिए चुना, और आप सब जितने लोग हैं वो कह सकते हैं कि ये ध्यान रखिएगा कि जिन्होंने पेड कोर्स में एडमिशन लिया है, जिसने हिस्ट्री पॉलिटी में एडमिशन लिया है, उनको ये सारी चीज़ें उसमें जो है उसी में इंक्लूड है। लेकिन कोई बच्चा अगर वो क्या है कि अलग से केवल और केवल टेस्ट पेपर जो है वो ज्वाइन करना चाहता है, तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। उसमें जो है 25 मॉक टेस्ट जो है 350 रुपये का है, संविधान का है। 25 मॉक टेस्ट अगर 50 मॉक टेस्ट जो है उसमें हम लोग देखेंगे 50 मॉक टेस्ट जो है वो क्या हो जाएगा, उसमें हम लोग 350 रुपये में देखेंगे, और 50 मॉक टेस्ट हिस्ट्री का जो हम लोग देखेंगे, और वो भी 350 रुपये का, ठीक है। तो यानी 700 रुपीज़ में आप 100 मॉक टेस्ट जो है आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और उससे सैकड़ों नहीं हजारों क्वेश्चन जो है आपके मस्तिष्क में जो है उभरेगा। आपको जो है वो क्या है किस बात की जो है वो जानकारी मिलेगी। तो मैं आज आपसे विदा ले रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि हमारी यह पेशकश जो है आपको पसंद आया होगा। आप सब ज़रूर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट्स लिखिए। एक नई तरह की जो है कोशिश है हमारे द्वारा, हालांकि जो है बहुत सारे लोग करते हैं, बट मेरे तरफ से ये पहली कोशिश है इस तरह की एक पेशकश करने की, और मुझे लगा कि इसके थ्रू जो है हमारे पास अर्जित जो ज्ञान है उस ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा हम संप्रेषित कर सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर जो है ढेर सारा कमेंट्स लिखिए, और ज़रूर बताइए कि आपको यह एपिसोड कैसा लगा। मैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।